ये मैं आप लोगों से भी पूछूंगी और इंशाल्लाह आप मुझसे भी सवाल पूछेंगे और मैंने भी सुनना है आपकी सोच क्या है कि व्हाई शुड यू ट्रैवल, क्यों, अगर इंटरेस्ट भी है या नहीं तो उसके ऊपर भी हम कर सकते हैं। मैंने एक प्रोग्राम किया है YouTube चैनल पे, उसका नाम है पाकिस्तान ऑन अ प्लेट, ठीक है। YouTube चैनल है नीलोफर्स कॉर्नर, मेरा नाम जो है उसका कॉर्नर, नीलोफर्स कॉर्नर। उस पे 54 एपिसोड्स हैं जिधर मैं मेरी जो इंटेंट थी कि जो पाकिस्तानी के जो रवायाती खाने हैं, ट्रेडिशनल हेरिटेज क्विजीन एंड फूड एंड रेसिपीज, जो ना ढाबों में है ना रेस्टोरेंट्स में है ना किसी ने कभी लिखा हुआ हो उसके बारे में किताब में या इन सम डॉक्यूमेंट्री फॉर्म, उनके ऊपर मैंने प्रोग्राम्स किए। क्यों? हम खाना तो सब खाते हैं ना, हमें तो ये ख्याल नहीं आया क्यों इस मौजूद में क्यों करना चाहिए या इसकी रेलेवेंसी क्या है? बहुत लोगों ने ये पूछा। Is it because मैं फूडी हूँ, लगता भी है ना, so I mean you know, is it because of that or is it do I have a fascination for different kind of food? That is also true. ये भी एक truth है, मगर उसकी ये वजह नहीं थी। वजह क्यों थी? मैं actually I would love to ask them that. मैं तो बता दूँगी, but I would love to know why do you think it was important to document heritage food? Can I ask you that? माइक साथ में दे दे और पूछते हैं ना, मैं तो बता दूंगी, वो तो मैं बताऊंगी आपको, but I would love to know आप क्यों समझते हैं ये इसकी रेलेवेंस क्या है, ये हो सकती है। ये आपने कभी सोचा है इसके बारे में? नहीं, it's true. I mean, no one has. It's true. But think about it for a second. Come up with some. I would love to hear why you think it's important. Or maybe it's not important. Why would it be a topic of interest to publish? अच्छा, जब तक बच्चे सोचते हैं आगे मैं एक और बात आपसे पूछना चाह रही हूँ, ठीक है, कि एथनिक कुजीन की आपने ये पूरी जो किताब है ये एथनिक कुजीन पे है, उसमें क्या होता है, हम कहीं पे बाहर खाना खाने जाते हैं, बहुत मजा आता है फूड ईट करने का। कल भी हम देख रहे थे कि रेस्टोरेंट में ना कोई दाल है ना कोई सब्जी है, एक कढ़ाई है, एक बिरयानी है और तवा चिकन था, मतलब ये है। तो वो जो गुजरांवाला का एथनिक फूड है वो कहाँ पे है, और फिर उसमें डिफरेंस है, डोमेस्टिक फूड अलग है और जो होटल्स में आपको रेस्टोरेंट्स में मिलेगा वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो इसमें कुछ बताइए कि एथनिक फूड क्या है और उसका लिंक क्या है इन दोनों चीज़ों के साथ। अच्छा, वो जो पहला सवाल था ना मैं भूली नहीं, ठीक है, ये आप सोचे। Always complete, you know, like a thought process is very important. इन्हें टॉपिक 2 शुरुआत कर ली है, तो उस पर भी अभी बात करेंगे। और इसी ये जो क्वेश्चन 2 है इज लिंक टू क्वेश्चन 1, ठीक है। पाकिस्तान में अगर आप ट्रैवल करें, ठीक है, या आप रेस्टोरेंट्स में जाएं, इट डजंट मैटर और जो भी सूबा हो, ठीक है, आपके जो खाने होते हैं इन मोस्ट रेस्टोरेंट्स एक ही चीज़ है। अलग से मेरा मतलब है आपसी चाइनीज में कढ़ाई तो नहीं मिलेगी, बट अगर आप पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स में जाएं, जनरली आपके जो मेन्यूज है ना वही चीज़ें 5, 6, 10 चीज़ें वही होती हैं। इस पे मैंने गौर किया, क्यों है इस तरह? इसलिए अगर मैं गुजरांवाला में हूँ या मैं चकवाल में हूँ या मैं actually even in Sakhar or if I am in Ahmedabad, Rawalpindi, menus of most public eateries वही हैं। क्यों? इसका मतलब
पाकिस्तान में बस यही 15 चीज़ें हैं। फिर मैं एक तरफ से मेरे जहन में मुझे समझ आई इंस्टिंक्टिवली ये तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज जितनी डाइवर्सिटी पाकिस्तान में है एथनिकली, जुबान तो है ही है, आपको पता है कितने जुबानें हैं हमारी, मगर जितना वैरायटी हमारे खाने में है बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर, बिकॉज ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट सिविलाइजेशंस, सोशो इकोनॉमिक फर्क, मगर ये हमारे मेन्यूज में रिफ्लेक्ट नहीं होता। फिर दूसरी जो चीज़ मैंने गौर की, अच्छा ये जो है मेन्यूज पे ये किसकी रवायात खाने हैं? दो हैं, मुगलाई और कश्मीरी। ठीक है, ये जो हमारे जनरली जो हमारे मेन्यूज में जो खाना है दे आर ट्रेडिशनल मुगल और मुगल .20, थोड़ा सा उन्हें मे बी they've added a little bit of vegetables, ये टमाटर डाल दिए जो बिल्कुल मुगल के सीन नहीं था, ये this is a modern invention। जैसे आपको पता है tomatoes is not a local fruit, it came through the Portuguese from South America during the Mughal times। उस वक्त से फिर then tomatoes came। हाँ, and Kashmiri of course, because the dominant a lot of Kashmiris partition के बाद यहाँ आए as मुहाजिर, मगर वो integrate हो गए because वो पंजाबी भी आती थी, because वैली के सिर्फ कश्मीरी है ना जो कश्मीरी बोलते हैं, the rest of them spoke various forms of Punjabi। So उनकी जो integration also brought their food। People always bring their cuisine and their cuisine reflects where they come from। इसलिए हमारी जो diversity है हमारे खानों में है। That's why it is important to record, understand, celebrate your food। You are celebrating yourself, your community, your heritage, your histories, your diversity। ये जो पाकिस्तान की कोशिश जारी जो है कि एक ही सोच, एक ही लिबास, एक ही तौर, एक ही कौम, एक ही मजहब, एक ही सिविलाइजेशन, ये गलत है। मैं सीधा बात करूँ, गलत है। Because we are a million parts of multiple civilizations, Central Asian, Arab, Turk, Indian, Indic, Portuguese, British, सारा मिला के हम पाकिस्तानी हैं। बिकॉज हमारी जो हिस्ट्री है वो इस किताब में जो रिकॉर्ड हुई है is 9,000 years old। मेहरगढ़ predates the Indus civilization by 2,000 years। हम जिस धरती पे हैं ये वो इलाका है जो नियोलिथिक मैन, जो we are a different species। हम एक हमारी जो एवोल्यूशन है नियोलिथिक के बाद है। Can you imagine? जो हमारे जो परदादा थे before man was the way it is now, or humankind, more appropriately, humankind। The first time our forefathers decided to settle down, meaning हम nomadic नहीं होंगे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, और अब यहाँ हम सेटल करेंगे, घर बनाएंगे, फसलें उगाएंगे, वो था मेहरगढ़ में। उसकी वजह से they were able to invent utensils, they needed to create like a cooking place, baking place। It was the first time bread was invented, kak, which is a recipe in the book। So we have our heritage is a repository or an archive or a library of such incredible history
which we carry as Pakistanis. So my books and my book, inshallah books, and my studies and my videos attempt to share that. I choose food as a reflection of who we are. अच्छा, अभी तो ऐसे हो गया ना, वही आउटफिटर्स भिजवावाला में है, वही कोयटा में है, वही कराची में है, तो ना कपड़ों में वैरायटी रही है, वहीं पे जाके को लेवल से आराम से या खाटी से खरीद लेते हैं। और खानों में भी यही हुआ, 2 नंबर जिंगर बर्गर, 2 नंबर पिज़्ज़े हैं हमारे पास। और कल चाइनीज़ कुजीन हम देख रहे थे रेस्टोरेंट पे, तो ये कैसे बना सकते हैं चाइनीज़ कुजीन, तो बट दे आर मेकिंग, पीपल लव टू ईट। तो अच्छी बात है। हाँ, तो इस पे ये बताइए कि ये जो एथनिक कुजीन का आगे आपको क्या स्कोप क्या नजर आता है? I don't want to diss fast food or fusion food, because ये reality है, मुझे भी बहुत पसंद है, सारों को पसंद है। So ये कहना कि नहीं खाना चाहिए और ये whatever, I think you should eat healthy, that is very important. वो भी एक नंबर नहीं है ना? नहीं, but you have beautiful burgers as well, very very good burgers, you know. But that's not the point. The point is कि our heritage food, okay, is मेरे लिए एक वो आइडेंटिटी मार्कर है, ठीक है? इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे वो कुजीन पसंद है। इनफैक्ट माई फेवरेट फूड इज पेरूवियन। मैं वो it's not a secret amongst people who know me. My favorite cuisine isn't necessarily Pakistani. Everyone has their own choice. The reason why I record Pakistani food is for identity politics, for understanding who I am, where do I come from, and very important that your generation doesn't forget it. मैंने तो रिसर्च कर लिया because मुझे तो इंटरेस्ट थी, तो मुझे पता है, मगर जब तक मैं डॉक्यूमेंट ना करूँ आपको नहीं पता लगेगा। आज आप मेरी किताब नहीं पढ़ सकते हैं या आपको एक्सेसिबल नहीं है और इट्स एक्सपेंसिव बिकॉज इट वाज पब्लिश्ड इन इंग्लैंड, बट कभी वक्त बिकॉज मैंने डॉक्यूमेंट कर लिया है, जब आपका दिल चाहे 10 साल में, 5 साल में, 25 साल में, किताब तो है, आप पढ़ सकेंगे। सेकंड हिस्ट्री बुक। But the difference is I use food as a way to explore Pakistan, Pakistani location, people, identities. You know, so to go back to your, I hope that answered the question of fast food. You know, modern living, time, ये जो हमारे रवायाती खाने हैं, जब मैं पूछती थी लोगों से गाँव में, बहुत टाइम लगता है बनाने में। अगर अच्छा खाना बनाएं, urban में भी अगर अच्छा खाना बनाएं, उसमें टाइम लगता है। And modern life does not give you time. Okay, so ये fact है। Do you want women to be tied to the kitchen and cooking for like 4 hours, 8 hours? No. Hello, no. You know, they have fought enough battles to step out of the house. अच्छा, मगर आपने जो जैसे लांदी का जिक्र किया, उसमें एक खाना है बलोचिस्तान में, वो बनाते हैं उसको, आप ही बताइएगा लांदी क्या होती है, तो वो तो मत बनाते हैं। हाँ, औरतें तो नहीं बनाती। हाँ, तो मेरा ख्याल है फूड का ताल्लुक बलोचिस्तान में भी देखा जाए तो एज सच औरतों के साथ नहीं उतना जुड़ा हुआ। नहीं, कबाब में मत बनाते हैं। नहीं, पब्लिक लार्ज फूड जैसे देगे पंजाब में जो देग बनाते हैं वो मत बनाते हैं। क्यों? एनीथिंग दैट टेक्स a lot of bulk and strength. क्या मियाँवाली में you have very special halwa, men make it because it's made in large quantities. नांदी पूरा दुम्बा है, you know, which we cure, you know, उसको टांगते हैं, you know, नमक लगा, उसको पहले साफ करना पड़ता है गर्म पानी से, फिर सिंच करना पड़ता है, उठाना 20 किलो, 35 किलो का लैम्प को उठाना, तो एक मर्द क्या 4 मर्द चाहिए उनको उठाने के लिए, फिर उसको टू क्योर इट नमक, फिर उसको टांगना। सो मगर पकाना तो जब लांदी
पर्दा करता है। ढाबे कौन चलाते हैं? मर्द चलाते हैं ना, क्यों? मे बी वो खाना पहले उनकी माँ उनको सिखाती थी और फिर आगे जाके उन्होंने खुद अपना बनाया एक्सेट्रा ऑल दैट। सो द रिलेशनशिप विद फूड पब्लिक एंड प्राइवेट इज मेल फीमेल ड्यू टू पर्दा, सिंपल एज दैट। एंड दैट्स व्हाई हमारी जो रवायाती खाने, मजेदार डाइवर्स खाने हैं, वो सारे अंदर हैं। एंड इसलिए ढाबों में आपको 4 चीजें मिलती हैं, 15 चीजें नहीं मिलती। सो मेरा जो फोकस था है कि जो अंदर की जो चीजें हैं, बिकॉज वो भी, और आपको भी पता है बिकॉज आपके अपने घर में इसी तरह ही है। So I want to, and I have recorded our heritage cuisine, which is invisible, to make it visible. अच्छा, इस किताब में मैंने आपके आने से पहले बच्चों को इंट्रो थोड़ा बहुत दे दिया था ताकि दे के बात क्या करने जा रहे हैं। तो मुख्तलिफ इलाके हैं बलूचिस्तान के जिन पे इन्होंने अलग अलग स्टोरीज लिखी हैं थ्रू कुजीन्स। मैंने आपको बता दिया, उसमें पशीन है, किला सैफुल्ला, कोयटा और बोलान, रसबेला और कलात है और गवादत है। आप में से मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने नाम सुने हैं इनमें से जगहों के या नहीं सुने। कोयटा का तो सुना है सबने, ठीक है? किताब मेरे ख्याल में सेपरेट है ये किताब। हाँ, तो मुझे इन्होंने कहा कि मैं बच्चों से पूछना चाह रही हूँ कि बलूचिस्तान उनके लिए क्या है, मतलब वो क्या सोचते हैं बलूचिस्तान के बारे में। तो पहले तो मुझे आप बताएं कि आपने बलूचिस्तान ही को क्यों सिलेक्ट किया। जैसा कि आपने किताब में लिखा कि जो बलूचिस्तान का जो माहौल और कुजीन और रहन सहन हर चीज़ सेंट्रल एशियन है, इट्स नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड विद द सिविलाइजेशन ऑफ रेस्ट ऑफ पाकिस्तान। तो थोड़ा वो आप खुद बताएं कि व्हाई यू चूज बलूचिस्तान। एक तो मैं वहाँ की हूँ, हाँ, मैं जैसे मैंने आपको कहा है मैं पशीन की हूँ। नॉर्दर्न बलूचिस्तान इज लिंक्ड कल्चरली, लिंग्विस्टिकली and culinarily with Central Asia. But आजकल आप सारों को पता है सैलाब है ना, horrible सैलाब happening है। बलूचिस्तान is one of 2, सिंध में भी बहुत इम्पैक्ट हुआ है, बलूचिस्तान में भी बहुत इम्पैक्ट हुआ है। जिन इलाके में जो इम्पैक्ट हुआ है बलूचिस्तान में वो नसीराबाद, जाफराबाद, झलमगजी, उनके जो कल्चर हैं वो वेरी सिमिलर टू सिंध, ठीक है? तो दैट इज अ डिफरेंट काइंड। अच्छा, इसी तरह जैसे हम मेहरगढ़ की बात की, मैं बिल्कुल अलग एक पॉइंट निकाल रही हूँ। मेहरगढ़, आपने कितनों ने नाम सुना है मेहरगढ़ सिविलाइजेशन का? मोहिंजोदाड़ो का सुना है? पीछे। हाँ, तो मोहिंजोदाड़ो एक तरह बेटी है मेहरगढ़ की इन सिविलाइजेशन, बिकॉज इट्स 9000 years बैक और वो 4500 years बैक। तो मेरा ख्याल है पट्टी तो वही बनती है, बोलान और सिब्बी और वहाँ से सिंध तक, तो इसलिए एक जैसी तहजीब है और तहजीब हमेशा दरिया के साथ ग्रो की है। तो हम क्या बात कर रहे थे इससे पहले? सेंट्रल एशिया। तो मैं ये बताना चाह रही थी कि पूरा बलूचिस्तान एक किस्म का नहीं है, जैसे साउथ ये जो सैलाब ज़्यादा जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, दे हैव अ मच क्लोजर एसोसिएशन विद सिंध की। बोलचाल भी सराइकी और सिंधी है और बलूची, बट इट इज वेरी, एक और सिंधी भी बोलते हैं, लासी। लासी जो है वो बलूची और सिंधी का मिक्सचर। हाँ, वो दूसरे साइड पे वो कोस्टल बेल्ट, कोस्ट टुवर्ड्स कराची, बलूचिस्तान अगर आप मैप में देखें इट्स वेरी लार्ज, यू नो, सो इट टचेस जेकबाबाद, इट टचेस कराची, इट टचेस ईरान, इट टचेस अफगानिस्तान, यू नो, सो it's a very large province and as a result very diverse and large footprint because it imbibes and has kept the heritage of who influenced them and who they are connected to. So हम जितना मर्जी हम pretend कर सकें, कपड़े बदलें, you know, like तहजीब बदलें, आइडेंटिटी बदलें, पासपोर्ट भी बदलें, आपका खाना नहीं बदलेगा। ये खाना तो एक अलग बात है ना। बलूच औरत को अब दुनिया में कहीं भी देख ले वो आपको अलग दिखेगी, उसके अंदर वो सिविलाइजेशन उसके अंदर बसती है।
दो चार बातें करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि इसका ताल्लुक जो है ना बलूचिस्तान से है। ऐसा है, हो सकता है। I mean, I don't want to stereotype anyone. नहीं, उनके अंदर आपने भी लिखा कि मॉडर्नाइजेशन ने उनको बहुत कम मुतासिर किया है, उनकी तहजीब को, उनकी चीज़ों को। हम जो है हम इतना ज़्यादा कनेक्ट नहीं है अपनी चीज़ों के साथ जितनी वो औरत कनेक्ट है। लाइक जो मैंने कुछ रिकॉर्ड की रेजिस्टेंस की स्टोरीज तो बलूचिस्तान से, हाँ, तो उनमें क्या होता था, वो औरत जो है वो बच्चे को पैदा होते ही सिखाती है मिट्टी से मोहब्बत, और उसको बताती है कि अगर इस मिट्टी पे कोई दूसरा बाहर से आएगा तो तुम्हें बदला लेना होगा। तो वो जो एक अंदर उनके इनबिल्ट है कि वहाँ पे इतनी रेजिस्टेंस है। मुझे आपने भी लिखा कि हर तरफ पावर्स के साथ लड़के अंदर जाना पड़ता है, और इन एंड आउट के लिए जो जगह जगह चौकियाँ हैं, तो उसकी रेजिस्टेंस भी उधर मौजूद है। Any society, any people, and this is ये यूनिवर्सल फैक्ट है, ये एक ह्यूमन इंस्टिंक्ट है, कि जब आपको when you are prevented from being natural, when you are deprived, and आपको instinctively आपको पता है in your DNA कि ये गलत है, आपको resistance आएगी, जैसे if someone is trying to prevent you from breathing, आप तो कोशिश करेंगे कि जिंदा रहने के लिए ना। तो ये हमारी एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है। तो आप जितना आप पाबंदियाँ डालें, आज आपको समझ आए या 10 साल के बाद आपको समझ आए या 100 साल के बाद समझ आए, हमें समझ तो आपको आएगी, बिकॉज ये अल्लाह की नेमत है कि God has put us here to blossom, to celebrate, to be joyous. So जो भी पाबंदियाँ आपको जो भी डाले in the name of whatever, वो निकल तो आएगी, उसकी रेजिस्टेंस तो होगी। And we in Pakistan, we think we are the chosen people, but we are part of the global community, and we are part of the same humanity, the same one God who has born all the people who resisted oppression. अच्छा, वो एक और बात है। और इन खानों के साथ साथ the thing I want you to mention कि इतनी गुर्बत आपको मिलेगी बहुत सारी जगहों पे, इतनी गुर्बत, लेकिन आपको गंद नहीं मिलेगा। अगर एक गरीब से गरीब ढाबे पे भी वो साफ सुथरा एक कालीन बिछाया होगा और प्याले है चाय की, और कुछ नहीं है लेकिन गंद नहीं। ये थोड़ा इनको बताएं बिकॉज उसका लिंक है सेंट्रल एशियन स्टाइल से, लिविंग स्टाइल से। हाइजीन, आई डोंट नो, मुझे समझ कभी नहीं आती कि हाइजीन की, where have we lost the learning of hygiene? I mean, I think it's instinctive, but it's clearly learned. I think it's very much learned. ये सिखाया जाता है, और कोई माशरे में जब मेरे ख्याल में पलीद, ऊंच नीच ज़्यादा होती है, उसमें ज़्यादा गंदगी होती है, बिकॉज आप खुद नहीं करते या आप समझते हैं, मेरे ख्याल में ये मेरी अपनी ये बिल्कुल सही बात है। हमारी जो मुसलमान होके भी हमारी ये रोज ब्राह्मण है, हाँ, कि एक शुगर आएगा और सफाई करेगा, उसमें हम खुद तो अपना वॉशरूम साफ नहीं करेंगे। और ये मैंने नोट किया, इवन आप बच्चे खाते हैं वो चॉकलेट का रैपर, मैंने अभी उठाया है जाकर नीचे से, और किसी को पता भी नहीं चलता है कि उसने क्या किया है, कि एक रैपर गिरा है। तो ये गुनाह कबीरा है। मैंने कितनी दफ़ा बोला कि इसमें कोई जुर्माना मेरा ख्याल हमें रखना चाहिए ताकि बच्चों को आदत पड़े। तो वॉशरूम से कोई आके आपका वॉशरूम साफ करता है, क्यों? और सेंट्रल एशिया में चले जाएं, गरीब से गरीब लोग हैं, घर में कुछ नहीं है मगर गंद नहीं है। और यहाँ पे काम वाली का अपना घर कितना गंदा होता है, हालांकि वो दूसरों के घर साफ करती है। हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितना इसके ऊपर बात हो कम है, बिकॉज ये लिंक्ड है आपकी हेल्थ के लिए, आपकी सोच के लिए, आपके मुआशरे के लिए, और ये हम हर जगह नजर आता है। हम जब talk about travel, it's the biggest fear, ये बाथरूम किधर जाएंगे, बाथरूम किधर जाएंगे। बाहर अगर आप जाएं और अगर आपको इंशाल्लाह आपको अपॉर्चुनिटी मिले, it's the one thing you never think about,
कि बाथरूम में हमने कान लेके जाना है और कहाँ जाएंगे, बिकॉज आप हमें पता है कि साफ होंगे। सिविक सेंस, एंड ये आईना है, इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ हू वी आर। क्यों है कि हमारे पब्लिक स्पेसेस गंदे हैं, उसका मतलब क्या है, ये भी सोचें। नहीं, अगर घर का कूड़ा इकट्ठा करके गली में डाला जा रहा है तो वो घर भी तो साफ नहीं है, ये तो कंफर्म बात है। आप जरा आपने पाकिस्तान के अलावा भी दुनिया में बहुत सारी जगहों पे देखा है, सिंध में इंटीरियर सिंध की जो सड़कें हैं वहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं, पूरी सड़क पे आपको एक साफ वॉशरूम नहीं मिलेगा। हालांकि जो पेट्रोल स्टेशन हैं, फिलिंग स्टेशन, उनमें वो अपना स्टेशन नहीं बना सकते जब तक उनके पास वॉशरूम ना हो, और वो बना के बंद किए हुए हैं, डंप किए हुए हैं। फिर आप केपीके की पट्टी पूरी पे चले जाएं, आपको वॉशरूम नहीं मिलेगा। मुंजा चले जाएं तो आपको एक वर्ल्ड वाइड लाइफ का जो सबसे 5वें दर्जे का जो एक सिपाही है, उसका वॉशरूम भी चौकी पे आपको इतना साफ मिलेगा कि आप वहाँ बैठ के मज़े से अपना टाइम वॉशरूम में गुजार सकते हैं। रियली आपके यहाँ ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना, आप वॉशरूम को गंदी जगह समझते हैं, तो इसलिए उसको साफ भी नहीं करना, कोई आएगी और उसको साफ करेगी। तो आप जरा वर्ल्ड पर्सपेक्टिव में बताएंगे आपको दुनिया में कहाँ कहाँ वॉशरूम गंदे मिले हैं या वैसे गंदगी मिली है। तो हो सकता है हम जैसे और भी हो दुनिया में। हाँ, हिंदुस्तान बिल्कुल हमारे जैसा है, there is no doubt about it, you know, but मुसलमान मुल्क अगर आप देखें, टर्की स्पॉटलेस, मोरक्को स्पॉटलेस, यूएई अगर आप दुबई गए हैं या स्पॉटलेस, बिल्कुल साफ। It's education, you know. अगर if you respect yourself, if you respect your home, if you think you are clean and you want to be clean, you will make sure everything that is associated with you should be clean. If it's your country should be clean. If it's your community should be clean. If it's your bathroom or your school's bathroom, guess what? It should be clean. Exactly. जैसे जापान में बच्चे अपने स्कूल के वॉशरूम खुद साफ करके जाते हैं, बिल्कुल, कोई नहीं आगे करता। मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी हज़ारा, जो मरियाबाद का जो इलाका, पैटर्न। हाँ, मरियाबाद में आप एंटर हो, आपको पता चलेगा कि ये मरियाबाद की गली शुरू हो गई है। हाँ, एक चैप्टर भी है क्वेटा में, क्वेटा चैप्टर में आई टॉक अबाउट द हज़ारा कम्युनिटी। हज़ारा कम्युनिटी वो लोग हैं जो सेंट्रल अफगानिस्तान से over the last 300 years have been coming to what we call Pakistan today, and वो सेटल हो गए हैं यहाँ, you know, क्वेटा में बड़ी कम्युनिटी है और उनके 2 बड़े-बड़े नेबरहुड्स हैं। तो मैंने सोचा कि उनकी जो खाने हैं और उनकी जो कल्चर है, जो क्वेटा को इतना इम्पैक्ट, क्वेटा के हिस्सा है, तो उनके आंखों से, उनकी पर्सपेक्टिव से मैंने एक रेसिपी और कल्चर हिस्ट्री शेयर की है। So, मैं मरियाबाद गई, one of 2 areas in क्वेटा। आप चौकी पे एंटर हो जाते हैं और आपको पता है कि I have left क्वेटा, है in the heart of क्वेटा, मगर आपकी जो instinct है, visual, smell, infrastructure, cleanliness, it's unbelievable. इमाम बारगाह क्लीन, स्ट्रीट्स क्लीन, कब्रिस्तान कितना खूबसूरत है, दिल करता है उधर ही जाने की चाहती। नहीं, जितने कब्रें हमने देखे हैं, बहुत ही जितना गुना आता है कि इस कौम को जितना हमने तंग किया। अच्छा, ये जो आपने इस टाइम पे ट्रेवल किया, ये वही वक्त था जिस वक्त ये हज़ारा जो भी शिया सुन्नी जंग चल रही थी क्वेटा में? इट वाज दैट टाइम एक्चुअली, बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर था एंड आफ्टर, दोनों में। बिफोर मतलब उनको तो मेरे ख्याल में हमने छोड़ा नहीं है कभी। हाँ, बट वो एक बहुत बुरा टाइम था जिसमें जो एक लिक्विड टैंकर से भी उस पर हमला हुआ। आफ्टर था द फिल्मिंग एंड फोटोग्राफ्स, क्योंकि मैंने शिया सुन्नी जंग के बारे में आपको मालूम होगा, क्वेटा में इसका असल महाज क्वेटा में था।
तो मैंने वहाँ पे देखा लोगों को कि वो मरियाबाद से बाहर नहीं निकलते बिल्कुल, और अगर निकलेंगे तो किसी ना किसी तरह नकाब करके अपनी आइडेंटिटी छुपा के, किसी को पता नहीं चल जाए तो हमें मार देंगे। और फिर अच्छा मज़े की बात यह है कि मैं उन दोनों फैमिलीज से मिली, जो दोनों तरफ के, जो सुन्नी भी और शिया भी, कि उनका पर्सपेक्टिव क्या है, उनका पर्सपेक्टिव क्या है, क्योंकि जो भी कुछ कर रहा है आखिर जो मार रहा है वो भी तो गुरों को सोच रहा है ना, कुछ तो उसके जहन में भी चल रहा है। तो हर तरफ कहानियाँ हैं ना, उनके घर के लोग बचे हैं ना उनके घर के लोग बचे हैं, और बदले में पूरा जो बैठा है और वो जो इज्तिमाई कब्रें हैं, you know that any kind of violence is based it's based on fear, it's based on hate. ये सिखाया जाता है, ये ह्यूमन इंस्टिंक्ट नहीं है, ठीक है। इसलिए आप अपने पेरेंट्स से पूछे, दादा से पूछे, नानिया से पूछे, they will all have their own stories of hate and fear. पार्टीशन का हो, जैसे आप गुजरावाला में हैं, तो आप लोगों की you will have partition stories, ठीक है। So they will tell you stories of hate. ये जो चीज़ें हैं ये सियासी तौर से हमें डिवाइड करते हैं, और इसकी बुनियाद पे आप you hate them, इसकी बुनियाद पे you hate them. This we have to unlearn this in your learning how university. You have to unlearn it. You know, you have to, I'm using the word have to. You have to come back to love. You have to come back to tolerance. हम सारे एक ही धरती के हैं, एक ही खुदा के हैं, in different kinds of hues. And we have to celebrate that diversity. To come back to the book, I celebrate this diversity through food, linking it to Pakistan and Pakistaniyat. वो एक मतलब नहीं है, यही मेरा मकसद है। To when you travel within Pakistan, जब आप पाकिस्तान के अंदर देखते हैं, आपको एक आपको नजर आता है कि जैसे आप पूरे दुनिया चले गए, अगर आपका दिल और आँख और ज़हन खुला है। And that's the connectivity I want. कि आप जाएं, बलूचिस्तान जाएं, सिंध जाएं, केपी जाएं, जीपी जाएं, सदर्न पंजाब जाएं, आप खुद अपने सूबा के कोने-कोने अगर आप जाएं, आपको इतनी डाइवर्सिटी मिलेगी। रहीमिया खान जाएं, रावलपुर जाएं, इतनी खूबसूरत जगह तो मैंने कभी कहाँ देखी है, इतनी खूबसूरत। I love Balochistan. Beautiful. Have any of you been to Balochistan? आपको पसंद आया? अच्छा, let's get some questions from them. अभी उनकी तरफ आते हैं, तो सब बातें और कर लें, उनको आइडिया हो जाएगा, फिर उनकी तरफ आ जाएंगे। अच्छा, बलूचिस्तान का पर्सपेक्टिव ज़्यादा रोमेटिक है, आपने भी बात की कि खाना बदोश कल्चर है वहाँ पे, और वही लोग आहिस्ता आहिस्ता फिर वहाँ पे सेटल हो गए, तो उसमें ज़्यादातर कुछ खाने ज़्यादा हैं। जिन इलाकों में सहूलत नहीं है, उनमें तो आपने बोला सबसे जो कदीम रोटी ब्रेड उसका, तो इनको ज़रा ब्रेड के बारे में बताइए, जो किस किस्म की ब्रेड्स हैं वहाँ की। नाम तो मैं काफ़ी भूल गई हूँ, हाँ, किला सैफुल्लाह इन द किला सैफुल्लाह एपिसोड एक चुकूनी है which has a very interesting story. पहले नाम मैं बताती हूँ। खोश चुकूनी, कुकुरी, क्रुत मरे, वशर गई और काक, ये बहुत किस्म के all of them are different kinds of breads, ठीक है। And one of the एक जो कहानी थी चुकूनी के साथ, वो एक जब एक ख़वातीन शादी शुदा हो जाती हैं, हाँ। और फिर वलीमे के हमारे इधर ऐसे होता है कि उसके बाद पहला खाना को मीठा बनाती है। हाँ, ऐसा ही है, उसमें ब्रेड बनाते हैं। हाँ, because it's bread is an integral part of Balochistan culture. And मैं कहती हूँ बलोचिस्तानी, which means पख्तून, ब्रावी and बलोच, तीनों।
कोर्स हमारे बहुत सारे और भी कम्युनिटीज़ हैं मगर वो छोटे हैं। सो द 3 जो बिग कम्युनिटीज़ हैं वो पख्तून हैं, ब्राह्मी हैं, बलोच हैं। और तो उनको मैं बलोचिस्तानी बुलाती हूँ बिकॉज दे आर ऑल पार्ट ऑफ एंड यू नो residents of Balochistan. So Tukuni, the lady of the house, the new lady of the house, makes for a new family. So ये इस किताब में मैंने ये लिखा कि the association with bread and fertility is universal. ये tradition Ireland में भी है, अमेरिका में भी है, you know, even amongst Native Americans. So there's an ancient relationship, almost symbiotic relationship between the earth, the hearth, cooking, you know, where you cook, and the family. And the symbolization of the family is a woman. She is the one who keeps the home, the family, doesn't mean inside or outside, the family, the concept of the family together. With Mother Earth, what nourishes, and she symbolizes that. You know, so I try and look at it from a empowered perspective. You know. अच्छा, उस पे भी आपने ये जो empowered perspective है ना, हम लोग उसको शायद बहुत तरह से लेते हैं पहली दफा के खाने बनाने को ना। उन्होंने बड़ा मजेदार उसको इंटरप्रेट किया कि वो एक्चुअली ट्रांसफर है बॉस का किचन की थ्रू न्यू लेडी की कि तुम्हारा घर है। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उसका एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव है। तो इसके अलावा कुछ और मजे के खाने आप बताइए। खाने तो सारे मजे के होते हैं और उनकी जो कहानियाँ हैं वो एक और मज़ेदार है। बिकॉज वो जो फ्लेवर होता है ना वो आती है कॉन्टेक्स्ट के साथ, कहानियों के साथ। दैट गिव्स इट यू नो लाइक सब्सटेंस, यू नो। सो दैट वाज व्हाट फैसिनेटेड मी कि इस कहानी के पीछे क्या है, इसका मतलब क्या है, व्हाट इज इट कैरिंग, इसकी सिंबलिज्म क्या है, यू नो। सो दिस बुक इज फुल ऑफ दैट। अच्छा, पाकिस्तान में तो ऐसा जो सोशियोलॉजी के डिपार्टमेंट्स हैं 2-4 हैं पूरे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में, और उनका भी कोई ख़ास मुझे दिखा नहीं। अच्छा, तो हाँ, लेकिन अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे बात करें तो थ्रू कुजीन स्टोरी टेलिंग जो है ये इट्स अ वेरी मॉडर्न सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव टू अंडरस्टैंड सोसाइटी। हाँ, फूड मैपिंग, यस। तो एथनोग्राफी के सेंस में, और इसकी अलग सब्जेक्ट्स हैं, अलग से इसकी डिग्रीज हैं। और मैं जब ये किताब देखी मैं एकदम से ऐसे कि यार ये मतलब पाकिस्तान में किसने ये काम किया है। हाँ, किसी स्टोरी है बेसिकली, वो आपकी फैमिली, अब ये अपनी फैमिली की स्टोरी को रन कर रही है पशाम से जो इनकी फैमिली है। अच्छा, हमें अपनी दादी अम्मा के बारे में बताइए। हाँ, वो बड़ा मजे का कैरेक्टर है जहाँ उन्होंने उसी से शुरू किया और पूरी कहानी को, पूरी किताब को अपनी कहानी से लेके चली है। हाँ, बिल्कुल, that is true. My own history is woven in this book. So my grandmother's name was Jennifer Musa Qazi. She was born in Ireland and she met my grandfather at university in Oxford. And they got married and they moved back to Pakistan in 1948. ठीक है, जब पाकिस्तान 6 महीने का था। और ये काजी ईसा के बेटे हैं? नहीं, काजी मूसा इज माय ग्रैंडफादर। ठीक है, तो उनके एक बड़े भाई थे। अच्छा, ठीक है। और काजी ईसा को याद है आपको, किसी को कुछ पढ़ा था मुताला पाकिस्तान में कि बलूचिस्तान से उन्हीं का वोट था पाकिस्तान बनाने में? अच्छा, आ गया यार। हाँ, अच्छा, तो अब आगे बताइए। हाँ, तो पाकिस्तान बन रहा था, मेरे वालिद के चचा मुस्लिम लीग में थे, कायद-ए-आज़म ने उनको भर्ती किया था कि आप बलूचिस्तान रिप्रेजेंट करेंगे, उनके जो सरदार हैं, उनके जो लोग हैं उनको कन्विंस करना है। इसलिए आपको अगर पता हो कि हर इलाका इन इंडिया हैड टू वोट, यू नो, कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेथडोलॉजीज के या आप हिंदुस्तान में रहना है
या आपने पाकिस्तान में ज्वाइन करना है, ठीक है। वो तो असम्पशन थी कि जिधर मुस्लिम मेजॉरिटी होगी वो तो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान में थी, मगर एक वो बाय नहीं करना था ना कि जो वहाँ के जो लोग हैं उन्हें ही आम करना था। सो बलूचिस्तान के लिए दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी वाज ऑन माय फैमिली। So, as the eldest of the brothers, the Qazis, my grandfather, who was in England, was called back and said, "मैं ही कर रहा हूँ काम, आप भी जरा आ जाए, like मदद कर लें, अभी नया मुल्क भी बन गया है, so इतने challenges हैं, so आप मेहरबानी करके आए." So my father was 5 years old, and my grandmother of course came. Then unfortunately my grandfather died when my father was 14. So he was very young when my grandfather passed away. So my grandmother had a choice कि मैं वापस चली जाऊँ अपने मुल्क आयरलैंड या इंग्लैंड, and she had a 14-year-old son. So my father said no, this is my home. So that was the one and only conversation they had कि जाऊँ या ना जाऊँ, and उसके बाद my grandmother never turned back. Never, I mean, for her Pakistan was a home. फिर she became the first member of parliament to represent Balochistan. Balochistan, the first lady in signed constitution of 1973. उसके दौरान 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, आपको पता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में? हाँ, सिखाते हैं स्कूल में, सिखाना चाहिए, आपके सारे लोग उसमें है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट था। प्रॉब्लम्स हैं उस डॉक्यूमेंट में, बट फिर भी अभी कुछ every one of you must read your constitution, you must know your rights, very important. So my grandmother represented Balochistan while coming up with the constitution. We needed a constitution, so a constitution committee थी, she represented Balochistan, उनके हक़ाइक़ etc. वो एक और गुफ्तगू हो जाएगी। अच्छा, उन्होंने एजुकेशन पे बहुत काम किया, बहुत काम किया पाकिस्तान में, और उन्हीं मदरसास पे काम किया कि उन्हीं जो मदरसे चल रहे थे उन्हीं को बोला कि आप बच्चों को साइंस पढ़ाएंगे, अंग्रेजी पढ़ाएंगे, then I will support you. And work. My grandmother's obsession कि आपने पर्दा में रहना है, पर्दा में रहें, आपने बाहर नहीं जाना, ना जाए, मगर this does not prevent you from income generating and being self-sustaining individual. इस पे कोई there is no excuse for that. वो अगर आपने कल्चर में आपने डालना है अपने आप को, वो ठीक है, but it does not make you incumbent to become a dependent. Use your brain, use your hands. So उन दिनों में वो अफगान वॉर की तहत कैंप्स बहुत थे। इनफैक्ट हमारे इलाके में तो ज़्यादा अफगान थे और कम हमारे अपने लोग थे, बिकॉज millions and millions of Afghans came to seek पनाह. So उन कैंप्स में my grandmother would go, and the Afghan women would not want to come out, would want to generate any kind of productive activity. So she said, what can you do? So वो सारे जो अफगान एम्ब्रॉयडरी जो इतना कॉमन हो गया है, कपड़ों पे और कमीज़ों पे, बैग्स पे. So she was the first one to start that and said, अपने ही कल्चर में अपने ही चीज़ें आप खुद बनाओ, साफ बनाओ. Hygiene was very important as well. And then we'll sell that and earn money. So you have security for yourself. Stand on your own 2 feet. So ये तो पूरी ज़िंदगी मैंने सुना as long as she was alive. Study, study, study. Stand on your 2 feet. Stand on your 2 feet. ये दो चीज़ें everyone, male and female, equally, it is very important. Married, unmarried, पर्दा, no पर्दा, hijab, no hijab, वो आपकी private matter है. But these 2 things, education and to be able to earn your own money, this is something you owe to yourself and to society, frankly. Why should you be dependent on someone else? Why? It's unactually fair, not only to yourself,
to him as well, whoever your partner is. Why should you be dependent? Think about that. अच्छा, मेरा ख्याल है इस डिपेंडेंसी से मैं एक और टॉपिक को इससे रिलेट करके शुरू करूँगी, वो है आइडेंटिटी क्राइसिस। अभी किताब में जगह जगह आइडेंटिटी की बात आई है और बेसिकली इन्होंने कहा कि फूड जो है, खाना, फूड मेमोरी है, where you come from, ये उसकी मेमोरी है, ठीक है। तो बार बार आप उस तलाश में आए कि मैं कहाँ से हूँ, आप जहाँ भी जा रही है उससे पूछ रही है कि तुम कहाँ से हो, उससे पीछे कहाँ से आए आप लोग। तो ये जो एक आइडेंटिटी क्राइसिस महसूस होता है, डिपेंडेंसी उसी की वजह से आती है ना, कि हमारे अंदर, आप उसे कल बात बता रही थी कि उसने कहा कि आप बेसिकली अंग्रेज हो, आपके अंदर जो है वो जो अंग्रेजियत इतनी ज़्यादा आ गई है कि आपका अपना तो कहीं रहा ही नहीं। हाँ, तो उस आइडेंटिटी क्राइसिस पे ज़रा कुछ बात कीजिए। Well, ये हो सकता है कि many people have said that your curiosity for Pakistan could be because you have lived here or lived in a long time. Maybe I would have taken Pakistan for granted, like many have. अपना ही है तो वही है, and it takes maybe an outsider's point of view to be curious, to be excited about it, or to privilege it, or to ask questions which you don't usually ask. हो सकता है। I think मेरी curiosity इसलिए थी कि मुझे तो खाना बहुत पसंद है। I love Japanese food, as I said. I love Peruvian food. जब मैं वापस finally आ गई थी because of the unfortunate earthquake in 2005, I was really looking forward to finally having variety of Pakistani food. Because पहले तो मन घर नहीं होता था ना। इसी अगर मैं जापान में रहती थी या लंदन में रहती थी या अमेरिका में रहती थी या सीरिया में रहती थी, हमारा जो घर का खाना था वही था एक्सपोजर ना पाकिस्तानी खाने का। So अब मैं पाकिस्तान में हूँ, everywhere would be Pakistani food. And जब मैंने देखा कि हेलो, काफी लिमिटेड सीन है, but instinctively I knew it was wrong. This is not right. So yes, my exposure to travel, my exposure to cultural variety in every country made me instinctively realize Pakistan was hiding. Yes, if I hadn't had that exposure, maybe ये सवालात मेरे ज़हन में नहीं आते. And of course the impetus to come, in spite of the fact that television wasn't interested, corporate Pakistan was not interested, government of Pakistan was not interested, culture, history, tourism departments, no one was interested in this kind of work. So मैंने फिर भी कहा मैं खुद ही कर दूँ, अपने बस में, अपने जो, और किताब भी मेरा ख्याल खुद ही जब वही, I mean, it's published in England by a publisher, but the intent कि मैं करूँ, maybe because yes, I have exposure. किसी को पता ही नहीं था कि ये क्या है। Yes, you're right that my exposure to a wider array of experience perhaps is the reason why I did it. हो सकता है, but I don't want to demean. I mean, hopefully, eventually someone would have done it. I hope. यहाँ तक कोई पहुँचता ही नहीं है, यहाँ तक कोई सोचने की बात करता ही नहीं है। अगर आप फॉरेन पाकिस्तानी से बात करें, वहाँ पे वो पाकिस्तानी खाना ढूंढते हैं खाने के लिए, वो बाहर पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, वहाँ पे आप उनको मिल जाती है बिरयानी जो हैदराबादी cuisine है। इस तरह से पाकिस्तान का जो अपना खाना है या बलोचिस्तान का खाना है, सिंध का खाना है, वो कहीं डोमिनेट आता ही नहीं है। इसलिए लोगों को बताना कि कौन सी ऐसी हिडन एरियाज हैं, कौन सी ऐसी हिडन क्यूजीन्स हैं जो पाकिस्तान की यहीं पे नोटिस में होती हैं, उन्हें कहीं पे बताना, ये इम्पोर्टेंस इसलिए ज़रूरी है। Very good, very good. आपके दिल में अगर कोई सवालात हैं या सोच, it doesn't have to be okay, triggers in your mind. अस्सलाम वालेकुम।
मेरा पहला फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है कि अगर हम किसी सिटी में जाते हैं, पाकिस्तान में किसी भी सिटी में चले जाते हैं, वहाँ पे हम कोई खाना खाते हैं, तो मैं आपसे पहले क्वेश्चन ये करती हूँ कि हम किसी के खाने से कैसे किसी को जज कर सकते हैं कि ये इलाका है, इसका खाना अगर ऐसा है तो यहाँ के लोग ऐसे होंगे, इसका खाना इस तरह का। अगर पेशावर में चलते हैं उनके खाने के कोई और तरीके होते हैं, गुजरांवाला के हम लोग के अलग होते हैं, कश्मीरी से सबके अलग होते हैं, तो हम कैसे किसी को जज कर सकते हैं कि जिसका खाना ऐसा है तो ये इंसान भी ऐसा होगा, यहाँ के लोग, इस इलाके के लोग। वेरी गुड, ओके, वेरी गुड। आपका नाम क्या है? ईमान। अच्छा, ईमान, I'll answer the question, but let me, because this is the core question, okay? Yes. I want you to answer it. You or any of your colleagues, and then I'll answer it. Because I want to know what you think it would be. आपका खाना आपको अपने बारे में या उस कम्युनिटी के बारे में कैसे बता सकती है, आपकी शनाख्त के बारे में या आपके कुछ भी इंडिकेटर्स, सोशल इंडिकेटर्स और हिस्टोरिकल इंडिकेटर्स. Someone try to answer that question. I'll answer it, of course, but I want to know, just think for a second, how would it reflect? चलिए गुजरांवाला में, ठीक है, गुजरांवाला, what would be the शनाख्त of some part of गुजरांवाला? ये तो बड़ी डिस्ट्रिक्ट है, चलो अहमदाबाद कर लेते हैं, अहमदाबाद या क्या शनाख्त होगी यहाँ पर? Put your hand up if you want to answer. मैं तो करूँगी, but I would love to hear what you think. चलो मैं बता देती हूँ, ठीक है। अहमदाबाद में खोया दूध इज वेरी फेमस ना? आपकी कल्चर होगा गाय भैंस की, इसका मतलब है यू हैव एग्रीकल्चर, यू नो, लाइक यू हैव खेती बाड़ी में द गाय भैंस कैन ईट, उसकी वजह से फिर दूध बनती है, राइट? फिर दूध से आपने खोया बनाया है या आपने दही बनाई है या आपने मिठाई बनाई है ना, लस्सी, करेक्ट? सो आपका जो आपने प्रोड्यूस की है, जो आपके पास इंग्रेडिएंट्स है, जो आप उगा सकते हैं, या इन दिस केस लाइफ स्टॉक, इसका मतलब है यू कैन ओन लाइफ स्टॉक. भैंस कितना, how much does a भैंस cost? ठीक है, the भैंस also has to stay in a place. वो तो रोम तो नहीं करता ना over thousands or hundreds of kilometers. एक ही जगह पानी भी होती है. ये जो सारी जो चीजें मैं आपको डिस्क्राइब कर रही हूँ, मैं गुजरांवाला डिस्क्राइब कर रही हूँ ना. So it reflects your agriculture, and the agriculture reflects the people and the kind of food they eat. Because you have livestock, you have the ability to meat. So आपके टिक्के and the styles of your tikkas of course can be influenced. You know, like Mughal ho, Malai ho, वो आपकी मर्जी है. But you have meat because you have livestock. So your food is reflected in that. और दूसरी तरफ ये जो दूध और खोया ये ग्वादर में नहीं मिलेगा, तुर्बत में नहीं मिलेगा, बिना उधर लाइवस्टॉक है. So जिधर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, your food will be preserved. जैसे लागी, उन्हें एक दिन उठ के सोचा तो नहीं कि हम जर्की बनाएंगे, स्क्योर्ड मीट. एक वजह थी, इसलिए कि इतनी ठंड थी और उनके पास उस ठंड में मॉइस्चर नहीं है. बलोचिस्तान, नॉर्दर्न बलोचिस्तान की जो ठंड है ना, आपको जो स्किन है ना, आप जितना मर्जी क्रीम डालें वो भी आए, इतना ड्राई है, ठीक है. मगर वो जो मौसम है इज अ फैंटास्टिक फ्रिज जैसे होता है, ठीक है, फ्रीजर.
फ्रिज फ्रीजर, ठीक है। सो उस मौसम में दे टेक एडवांटेज कि हम जल्दी से गोश्त को साफ सुथरा पका के क्योर करके हैंग करके 6-7 हफ्ते वो फिर सख्त हो जाता है, काट लेते हैं और पैक कर देते हैं कि पूरे साल में वो फिर रख सकते हैं और फिर जब ज़रूरत पड़े फ्रिज की भी ज़रूरत नहीं है, फिर वो वापस बॉईल करें और फिर पुलाव में डाल दें या दाल में डाल दें या बैंगन में डाल दें या सब्जी में डाल दें, जो भी आपकी मर्जी हो, या रोटी के साथ ऐसे खा लें। सो दैट रेसिपी ऑफ लालवी रिफ्लेक्ट्स ना फ्रिज है, सो भूलते नहीं है, सो खाना ड्राई करते हैं तो पूरे साल वो फिर खा सके। थर में भी इस तरह है, थर में भी सिंध में रेगिस्तान का इलाका है, इनफैक्ट द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध, वहाँ पानी नहीं है, सहूलतें नहीं है, गर्मी है, फ्रिज नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, पानी नहीं है, एग्रीकल्चर नहीं है इतना। तो क्या करते हैं, हर चीज़ को वो ड्राई करते हैं, हर चीज़ को। उनकी सारी सब्जियां ड्राई होती हैं, डिहाइड्रेटेड, और जब खाने का टाइम आता है फिर उनको उबाल लेते हैं कि वापस फूल जाती हैं और फिर जाके वो फिर पकाते हैं। The other thing is your food, कि आप कितना टाइम लेते हैं प्रेपरेशन करने के लिए, कितने मसाले आप डालते हैं, क्यों मसाले सब खाना, जैसे आपने कहा है पेशावर में नमक मंडी, why is it called नमक मंडी? Because हर चीज़ में सिर्फ नमक होता है ओरिजिनल। अब तो with globalization or interconnectivity, शाद मसाला और जो भी है नेशनल मसाला, वो आप तो सारे इस्तेमाल करते हैं, पर एक वक्त था जो उगता है, जो अवेलेबल है, या जो ट्रेडिंग रूट्स हो। पेशावर used to be a trading route from Central Asia all the way down to South India. So वहाँ पेशावर शहर में they used to have traders. So वो ट्रेडिंग कम्युनिटी की वो एक अपनी cuisine होती थी, reflecting the masalas and the cultures जो आते थे कैरावान में। अगर आप जब उससे बाहर जाएं, it was basic, vegetables बहुत कम थे, मीट थी, या जो भी अनियन और एक रोटी। लोग समझते हैं कि पख्तूनों गोश्त बहुत खाते हैं, सोच है ना, ये लोग सोचते हैं ना, आप भी ये सोच होगी या नहीं है? But this is false. You tell me why it's false. Does anyone have an idea why it's false? कोई भी आइडिया नहीं है? अच्छा, you know why it's false? Because how much does meat cost? Is it cheap? Do you think in Balochistan and in the frontier or KP, they are somehow more socio-economically more empowered? No, ना? कैसे खा सकते हैं? आप जो देख रहे हैं ना, आप ढाबों में देख रहे हैं ना, बाहर देख रहे हैं ना, you're looking at restaurants on the streets, यही आप देख रहे हैं ना, कि उनके जो रेस्टोरेंट्स हैं, उनके कबाब और चपली और हांडी, ये इसलिए आप सोचते हैं ना कि वो ज़्यादातर गोश्त खाते हैं। उनको गोश्त मिलता है जब उनके पास पैसे होते हैं या कोई उनको देता है, तो उनकी भी सहूलियात उसी तरह है जो रेस्टोरेंट्स खाते हैं। Majority of Pakistanis eat vegetarian food, not out of choice, out of socio-economic imperative.
अच्छा, आपने बात की नमक की, नमक मंडी जो है, ऐसे ही गुजा में चूँकि नमक नहीं था इसलिए मुझे किसी खाने में आपको नमक नहीं मिलेगा। मशरूम है, भूटान में होता है तो उधर भी खाया जाता है। तो बेटा आपको अब जवाब मिल गया सवाल का? हाँ, आपको अब बता दें अगर जवाब मिल जाएगा। हर इलाके के साथ है ना खाना, उसके अकॉर्डिंग है। जैसे साग इधर होगा, आपको बलोचिस्तान में ज़्यादातर तो साग नहीं मिलेगा ना? नहीं मिलता है। अच्छा, by the way, गर्मी में होता है। where is the origin to? Where is the original home of spinach and carrots? अच्छा, लेकिन उधर गर्मी में मिलेगा, इधर हम सर्दी में खाते हैं। It doesn't matter. The और original, हमारा सरसों का साग है। हाँ, it's a different variety. Yes, But the original home of both spinach and carrots, where is it? Any idea? This also came from this area. And then of course it was easy to replicate, and then it changed over species etc. So खाना की जो sources हैं वो भी आपको बताते हैं. Like for example, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि टमाटर तो लोकल है, अब तो we can't even think of, आप सोच भी नहीं सकते ना कि खाना विदाउट टमाटर हमारा बेस के साथ है, मसाले के साथ. मगर टमाटर came to the subcontinent in the 16th century. The Portuguese brought it to Emperor Akbar for the first time. Same thing with potatoes. हाँ, absolutely. Chilies भी. So जो हम अब समझते हैं कि ये तो हमारा खाना है, integral part. मगर अगर आप historically देखें and you study your food, it tells you the influences. So the fact that you have potatoes, chilies and tomatoes, there was trade and you had interaction with the colonial power. ये शनाख्त है ना हमारी. This is what food tells you. अच्छा, अभी मैं अपने आखिरी उसकी तरफ जाती हूँ. आप कुछ अगर इनको मैसेज देना चाहिए, ट्रेवल करना चाहिए, कितना करना चाहिए वगैरह वगैरह, तो any message to these girls? My message is fly. What you want to do, attempt to do. If you have a dream, if you have an inclination, explore it. Challenges तो हर बंदे की बात होती हैं. That is part of life. But if you have a dream, walk that path. Never regret that you didn't at least try, because you have only one life. So live it. Enjoy it.